जो कर रहे थे अब तक मस्ती में नौकरी, नब गए वो बड़े बड़े साहब। कलेक्टर ने 43 अफसरों पर लगाई दफा 107, 116। अधिकारियों का कर्तव्य होता है जनता की समस्याओं का समाधान करना। जिम्मेदारी होती है जनता की दुश्वारियों को दूर करना। लेकिन तब क्या हो जब अधिकारियों के कान पर जूं भी ना रेंग रही हो, फिर तो कोई रास्ता नहीं बचता सही रास्ता दिखाने के सिवाय। कौशांबी में हुआ है कुछ ऐसा ही। जो कर रहे थे अब तक मस्ती में नौकरी, नब गए वो बड़े बड़े साहब। कलेक्टर ने 43 अफसरों पर लगाई दफा 107, 116। दरअसल कौशांबी के जिलाधिकारी ने जनता के कामों को लटकाने और लापरवाही करने के कारण एसपी, एसडीएम और एडीएम समेत 43 अधिकारियों को धारा 107, 116 में पाबंद कर दिया। अब सवाल यह है कि क्यों जिलाधिकारी को पड़ी जरूरत सख्ती दिखाने की। मेरी कोशिश है कि जो है सभी अधिकारी समय से जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। अभी तो हमने केवल नोटिस दिया है और अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो इसको पाबंद करने की कार्रवाई की जाए। कभी सुना है आपने ऐसा कि एसपी, एसडीएम और एडीएम जैसे बड़े अफसरों पर लगी हो शांति भंग के आरोपों की धाराएं? लेकिन ये हुआ है और शायद पहली बार हुआ है। कहानी कौशांबी की है और आरोपियों के किरदार में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 43 बड़े बड़े अफसर हैं, जिन्हें सीआरपीसी की धारा 107, 116 के तहत जिलाधिकारी ने किया है पाबंद। ऐसा है, जनता दर्शन में जो हमारे पास शिकायतें आती हैं, जिसमें जनता ये अपेक्षा करती है कि हम उनकी शिकायतों का जो है जल्दी निस्तारण करें, उनकी समस्या का हल करें। मस्ती से नौकरी कर रहे थे साहब, न जनता की परवाह, न शिकायत और न समस्याओं का कोई समाधान। तहरीर तहसील दिवस की हो या दरख्वास्त जनता दर्शन की, 15 दिन की समय सीमा में भी नहीं हो रहा था समाधान। पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो डीएम साहब ने सुना दिया फरमान। व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अपराध मारपीट बढ़ सकती है और क्योंकि शांति व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण करना बतौर जिला मजिस्ट्रेट मेरा दायित्व है और शासन प्रशासन की छवि भी जो है जनता में अच्छे ढंग से जाए कि उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो रहा है। इसलिए मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया है और मेरी कोशिश है कि जो है सभी अधिकारी समय से जनता की समस्याओं का निस्तारण करें। अभी तो हमने केवल नोटिस दिया है और अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो इसको पाबंद करने की कार्रवाई की जाए। पहल अच्छी है, अनूठी है, आश्चर्य में है सब। सियासी गलियों से भी गूंजी है आवाज, लेकिन अंदाज अलग है सबका। किसी ने किया स्वागत, किसी ने किया सवाल। ये तो पूरी तरह से शासन व्यवस्था के प्रशासन की फेलियर जैसी स्थिति है कि अगर जिलाधिकारी को अपने पुलिस जिले के पुलिस प्रमुख के खिलाफ, सीडीओ के खिलाफ, एडीएम के खिलाफ, सबके खिलाफ 107-16 में कार्रवाई करनी पड़ रही है। और 107-16 तो तब लगाया जाता है जब शांति व्यवस्था के भंग की आशंका होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कौशांबी के डीएम ने किया है तो ये सोचना होगा कि क्या इस सरकार में भी ऐसे अधिकारी हैं, क्या इस तरह के तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी हैं जो काम को लेकर के अपने ही अधिकारियों कर्मचारियों पर इस तरह के सख्ती कर सकते हैं। बहरहाल 43 बड़े अफसरों को इस तरह आईना दिखाना पहल पहली और अनूठी है। लापरवाह अफसरों को सबक सिखाने की, जिलाधिकारी को जरूरत पड़ी समझाने की। सवाल यह भी है कि अधिकारी क्यों नहीं समझते जिम्मेदारी जनता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। मस्ती में थे ये सभी 43 बड़े साहब जिनको पाबंद किया गया। नोटिस भी दिया गया 10 तारीख को, जवाब नहीं दिया, इसके बाद इन्हें पाबंद किया गया। आसिफ बकार साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से विजय बहादुर पाठक साहब, बीजेपी के प्रवक्ता। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, डीएम ने 43 बड़े साहबों को नापा है, पाबंद कर दिया है, सबक ले पाएंगे क्या ये अफसर? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस कलेक्टर की तारीफ करूंगा। ऐसे कलेक्टर चाहिए। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नेतावाद, अभिनेतावाद के इस घटाटोप में कोई तो कलेक्टर ऐसा निकला
ये 43 में कम से कम 42 ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अलाइन होंगे, किसी न किसी बड़े नेता के संरक्षण में होंगे, तभी पोस्टिंग पाए होंगे। इतना बोल्ड स्टेप लिया और कितनी अच्छी व्याख्या की कि आप जनता का काम नहीं करोगे, आक्रोश पनपेगा, शांति व्यवस्था को खतरा होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए आप पर मुकदमा। इससे एक बात तो साबित हो गई कि छोड़िए लखनऊ क्या करता है और दिल्ली क्या करता है, अगर कलेक्टर चाह ले तो जिले में आपको तमीज से नौकरी करना तो सिखाई देगा, टाइम से बैठना उठना और जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सिखा देगा। जो काम 68 साल में मंत्री और सरकारें नहीं कर पाई, अधिकारी को समय का पाबंद नहीं कर पाई, जनता की समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा नहीं कर पाई अधिकारियों में, वो काम इस कलेक्टर ने कर दिया। या तो जाइए जेल या तमीज से काम करिए। मैं उम्मीद नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में जैसा वायुमंडल है उसमें कोई ऐसा कलेक्टर निकलेगा। दुष्यंत त्रिपाठी ठीक कह रहे थे, मैं सराहना करता हूं ऐसे कलेक्टर की, इनका समर्थन होना चाहिए। आखिर किस लिए है यह अमला? सरकार क्या अमला किस लिए होता है? तंत्र किस लिए है जो जनता के पैसे से तनख्वाह पाता है जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए? यह अनूठी पहल है, इसका समर्थन करना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को खासतौर पर, चूंकि वो खुद इसमें असफल रही है, तो चलिए आप ना कर पाए, दूसरे ने आपका काम कर दिया तो उसके साथ तो मजबूती से खड़े होइए, मुक्त कंठ से उसकी तो सराहना करिए, ताकि कोई तो निकला हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही। अमिताभ ठाकुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, पहल बहुत अच्छी है, लापरवाह अधिकारी क्या आपको लगता है सबक ले पाएंगे, ये जानते हुए भी कि जब उन्हें नोटिस मिला और उसके बाद पाबंद किया गया तो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया, सब एकजुट हो गए थे? मैं अमिताभ जी की बात से 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि जो जिला मजिस्ट्रेट हैं मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, मुझे अच्छा लगा। हम लोग जब काफ़ी 20-21 साल पहले से हम लोग इसको जानते रहे, मुझे हमेशा लगता था कि ये भी कुछ हमारे जो बवाली तंत्र जो हमारे दिमाग में घूमता है, हम लोग एक ही तरह के प्राणी हैं, ऐसा मुझे हमेशा महसूस हो रहा था। आज मैंने उनका ये काम देखा, मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की। जो अमिताभ जी ने जो बात कही उसकी बेहद खुशी हुई कि जो आंखों की लाज, फर्जी आंखों की लाज, खासकर गलत कामों के लिए आंखों की लाज कीजिए। अगर एसपी है तो उसको हमको चाहे न चाहे वो अच्छा करे न बुरा करे, उसको रिस्पेक्ट देना है। एसडीएम को हमको देखना है, यानी मुंह छिपा के नौकरी करनी है। उससे आगे बढ़ के राजबनी जी ने जिस प्रकार से कदम उठाया है, बिना किसी मोह माया के, बिना किसी संकोच के, मेरी दृष्टि में बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके लीगल पहलू कोई कुछ भी निकाले, उन्होंने अपना एक एक्सटेंशन दिया, अपना एक लॉजिक दिया, मेरे ख्याल से वो सराहनीय है, वह उचित है। जी, विजय पात्र पाठक साहब, सराहना करते हैं इस डीएम के, जिस तरह से एक बोल्ड स्टेप लिया, एक संदेश दिया। देखिए, अमिताभ जी ने बहस की शुरुआत करते समय ठीक बात कही कि अच्छी पहल कहीं हो जी तो उसका स्वागत सबको करना चाहिए, राजनीति से परे हटकर स्वागत करना चाहिए, उठकर करना चाहिए। और मैं जो जिलाधिकारी ने जो पहल की है उसका स्वागत करता हूँ, एक बेहतर कदम है और दूसरों के लिए आईना भी है। जो लोग ये कहते हैं कि हम राजनीतिक दबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हम कई बार बातचीत में कहते हैं, कई बार परिस्थितियां कहते हैं, हमारे हाथ पंगु हैं, उनके लिए नसीहत भी है, नज़ीर भी है। और मुझे लगता है ये ठीक बात कही कि सरकार में ऐसा संभव था, ये उन्होंने करके दिखाया। स्वाभाविक है कि जो अच्छे काम करें उनकी विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है। अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना भी की जानी चाहिए, और जो परिस्थितियां हैं उसमें यह काम होना चाहिए, लेकिन यह केवल प्रचार तक सीमित न रह जाए। इसके बाद भी आवश्यक है कि जिस तरह से जिलाधिकारी ने नोटिस दिया है, ये कहा है, चेतावनी दी है, आगे की भी पहल हो और जन समस्याओं की सुनवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल पाठक साहब, मैं आपको आप ही के एक नेता ने भी कहा, मैं इसीलिए कहा कि ये कानून व्यवस्था का फेल्योर दिखाता है, बजाय तारीफ करने के, सराहना करने के। इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों जो परिस्थितियां हैं, मेरी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा, तो दोनों अंशों से कुछ न कुछ मैं विभेद भी करता हूं और कुछ चीजों से मैं सहमत भी करता हूं कि आखिर जो सवाल खड़े हुए हैं
जी। उसकी पहल होनी चाहिए और बेहतरी के लिए है। अगर बेहतरी के लिए है तो हम प्रतिपक्ष में रहकर केवल आलोचना करेंगे, यह हमारा दायित्व नहीं है। जो ठीक है उसकी सराहना करेंगे। और जनता बहुत परेशान है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में केवल आसिम वकार साहब है, मेरे बाद ही बोलेंगे, इसलिए मैं उसकी भी सराहना कर दूं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार आई थी और उसने जनता दर्शन का एक कार्यक्रम शुरू किया था, मुझे स्मरण है किसी समाचार पत्र ने दिखाया था 12,000 लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए थे और दिन भर वो चला था। तो जन सुनवाई होनी चाहिए, लोगों को विश्वास हो कि समाधान होगा तो संख्या भी जुटेगी और समस्याएं भी कम होंगी। मुझे लगता है सरकार को भी इस घटना से नसीहत मिलेगी और वह भी इस दिशा में एक सकारात्मक पहल करेगी। आसिम वकार साहब, ये कौशाम्बी की तस्वीर थी, 43 अफसरों को पाबंद किया गया। पूरे 75 जिलों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि किस कदम से सब ऐसा लगता है छुट्टी पर आए हैं। एक व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, उसके फेल्योर की भी स्थिति दिखाता है ये। 75 जिलों को अगर हम देखें कौशाम्बी की इस तस्वीर के साथ। एक बात मैं कह दूं, हमारे मित्र असीम वकार जी बोले, उससे पहले असीम वकार जी के लिए, ये मसला कौशाम्बी का ही नहीं केवल जिलों में तो जो अधिकारी मौज ले ही रहे वकार साहब। उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक शिवपाल जी बैठक ले रहे थे आला अधिकारियों की। उसमें एक अधिकारी, ये फोन होता कौन सा, स्मार्टफोन बोलते उसको, उसमें वो खेल रहे सांप सीढ़ी। हमने वो कैमरे में कैप्चर किया, चलाई तो वो फिर बाद में उनको नोटिस गया। ये स्थिति तो है जब शिवपाल जी बैठे सिर पे, तब तो अमिताभ अग्निहोत्री अर्जी लेके जाएगा तो कौन अधिकारी मिलेगा दफ्तर में, भगाई देगा चपरासी। जब शिवपाल जी की अति महत्वपूर्ण बैठक में सांप सीढ़ी खेल रहा है, शतरंज का खेल खेल रहे थे, वो शतरंज का खेल खेल रहे थे, शतरंज खेल रहा है बैठक और विषय था किसान की आपदा। बकार भाई, आपदा पर मीटिंग थी, आपदा पर मीटिंग, वो इतना गंभीर था अधिकारी। और अब हम रोज ऐसी खबरें दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा मैं संशोधन कर दूं, उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। 1 मिनट, 20 खबरें दिन में रोज दिखाते हैं कि तहसील दिवस, जिला दिवस पे अधिकारी सोते हुए, खर्राटे तक कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं। तो ऐसे अधिकारी को तो जेल जाना चाहिए वकार साहब। जनाब अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब राजमणि यादव जी को अपना सलाम पेश करता हूं, उनके इस अच्छे तरीके के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश जी ने जनता अदालत शुरू की थी, उसका मेन मकसद ये था कि अवाम, बहुत से हमारे उत्तर प्रदेश में लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे मसले मसाइल, उनके जातियात के, जिंदगी के मसले मसाइल हल नहीं हो पाते हैं, लोगों की अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया था कि जनता दरबार लगाया जाए, जनता के फैसलों के लिए, जनता के कामों के लिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी नीयत और उनकी अच्छी सोच का नतीजा था कि यह आगे बढ़ता गया। लेकिन डीएम साहब ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है और जो लॉजिक उन्होंने दिया कि आदमी अगर अपने काम उसके नहीं होंगे और वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा और थोड़ा सा उग्र हो जाएगा तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने 151, 107-16 की कार्रवाई की है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं। दूसरी बात देखिए, अगर जिस तरह से, जिस दिशा में जनाब डीएम साहब ने, राजमणि यादव जी ने कदम बढ़ाया है, अगर इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम अपने जिलों में इतनी ही सख्ती से हर काम को लागू करें और कानून को लागू करें, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में 12 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। भाई, पुलिस थाने में वही केस जाते हैं अक्सर, आप देखिए, जमीन के झगड़े, मकान के झगड़े, नाली के झगड़े, चबूतरे के झगड़े, खेत पे कब्जा, बैलगाड़ी, इस तरह के मसले जाते हैं और आदमी छोटे छोटे से फाइलें लेकर आता है। अगर इसको जिलाधिकारी अपने स्तर से और अधिकारी अपने स्तर से तय कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जब सारे मसले तय हो जाएंगे, ईमानदारी से फैसले हो जाएंगे, ठीक बात, आपकी बात अच्छी है, उसको मिल जाएगा, ठीक, तो थाने में केस जाएंगे ही नहीं, तो अपने आप सुकून हो जाएगा। ठीक है अमिताभ ठाकुर जी, इस बहस के 2 पहलू हैं, उन पर जरा ध्यान दिलवा दूं। 2 पहलू हैं जिन पर चर्चा अलग अलग हो। एक, राजमणि जी के प्रयास की सर्वसम्मत सराहना है इस पैनल से, एक बात तो प्रमाणित हो गई। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी उतना ही मौजू है कि ऐसी नौबत क्यों आई।
नौबत इसलिए आई कि 43 बड़े अधिकारी नाकारा हो गए। तो 43 बड़े अधिकारी एक जिले में नाकारा हो जाए, ये तो तस्वीर डराती है, ये तस्वीर भयाक्रांत करती है। ये डीएनए रिपोर्ट ये बताती है कि हालात खराब है। और जो बात राजमणि यादव के लिए कही जा रही है, राजमणि यादव का डोमेन छोटा है, समझिए, डोमेन छोटा है, जिला भर है। अगर ये काम 2 अधिकारी कर ले, मुख्य सचिव, प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस के मुखिया डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन जैन, तो पूरे प्रदेश में सिविल सर्विस का काडर भी सुधर जाए और पुलिस का काडर भी सुधर जाए, फिर तो कोई समस्या नहीं बचेगी। अमिताभ ठाकुर जी, बहुत आपने वाजिब बात कही है। मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं समझता हूं एज जिला मजिस्ट्रेट राजमणि जी को और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को इस चीज को ध्यान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार से यदि जिला मजिस्ट्रेट को 107-16 करने की नौबत आई अपने पुलिस अधीक्षक पे, अपने एसडीएम साहबान पे जो 107-16 के अंतिम अधिकारी हैं, इसका मतलब इन लोगों के प्रतिकूल प्रविष्टि की आवश्यकता हो, प्रशासनिक दृष्टि से जो आवश्यकता हो इनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की, उसको भी साथ साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि एक जिले के तैनात अधिकारी के खिलाफ 107-16 कार्रवाई हो गई, यह लाइटली नहीं लिया जा सकता, यह हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके गहरे निहितार्थ हैं, गहरे परिणाम हैं, और इसको इसी स्तर पर छोड़ देना। जैसे मैं भी सुन रहा था पाठक साहब को, वो कह रहे थे कि जो चेस खेलने वाले अधिकारी थे उनका मामला 10 का 10 रह गया, उसी तरह से इसमें 107-16 तो एक आपराधिक कृत्य हो गया। आपराधिक कृत्य जो प्रशासनिक दायित्व है उसके संबंध में भी उत्तरदायित्व नियत होना चाहिए। अच्छी बात, अच्छा सवाल उठ गया। इसके आगे क्या? ये तो जिम्मेदारी पर लखनऊ की है, ये राजमणि जी के हाथ में नहीं। आसिम वकार साहब, ये आपको आज पता चल गया, डीएम राजमणि ने बता दिया कि 12 घंटे में उत्तम प्रदेश बन जाएगा। हर मसले पर सरकार निर्देश जारी करती है, मुख्य सचिव के स्तर पर, शासन के स्तर पर। क्या सभी डीएम को इस तरह का निर्देश मिल जाएगा, 12 घंटे में फिर उत्तम प्रदेश बन जाएगा? यह आपको रास्ता पता चल गया, ऐसा हो सकता है ना वकार साहब? नहीं विकास भाई, मैं यहाँ पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ अलग तरीके से। अमिताभ जी, थोड़ा सा बहस हल्की सी 1 मिनट के लिए थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, माफ कीजिएगा मुझे। जी जी जी। देखिए, जिस तरह से हुकूमत की जाती है उसमें सख्त कानून और सख्ती से पालन, ये पहला तरीका होता है हुकूमत करने का, कि अगर आप कानून सख्त बना रहे हैं तो उसका पालन भी सख्ती से हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें साथ साथ जो अवाम होती है इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं कि अगर आप अपने स्टेट में या अपने मुल्क में अपने अधिकार क्षेत्र को समझते हैं और मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, अपने प्रदेश से, तो आपकी जिम्मेदारियां पीछे नहीं छूटती हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो अधिकारी आपसे कानून का पालन करा रहा है सारी जिम्मेदारी उसकी बनती है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गया। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं अमिताभ जी, कि आप अक्सर देखते होंगे हमारे हिंदुस्तान में रात में कभी कोई कुत्ता लेकर टहल रहा है, वो लैट्रिन वगैरह कराने के लिए आते हैं लोग, और आप उनको टोक दीजिए तो जवाब में यह आता है सामने से कि आपके बाप की सड़क है, आप क्यों बोल रहे हैं? अब मैं कानून की बात विकास भाई कर रहा हूं। यही अल्फाज, यही आदमी जो यहां टहलकर करता है, अगर ये चीन चला जाए, मलेशिया चला जाए, थाईलैंड चला जाए, सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, पोलैंड, हॉलैंड, और वहां के ऊपर जब अपने कुत्ते को लेकर निकलता है तो साथ में एक दास्ताना लेकर निकलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते से गलती से कुछ हो जाए और कोई अधिकारी देख लो तो जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा डॉलर में। इसलिए वो अपने हाथ से उठाकर उस लैट्रिन को डिब्बे में, डस्टबिन में डालता है। तो इस तरह के कानून ध्यान दिलाया, वो बात आगे। लेकिन ये जन जागरण, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, समाज में सब लोग अच्छे हो, ये सतत प्रक्रिया है। साधु संत, एनजीओ तमाम लोग कर रहे हैं, हम पत्रकार भी कर रहे हैं। लेकिन जिनको हुकूमत में भेजा है उनको ये प्रोफेशन के लिए नहीं भेजा, वो प्रोफेशन से दूर रहे। बिल्कुल से आप समझिए ना, ये काम हमारे ऊपर छोड़ो। आप राजनेता लोग हो, इम्तिहान में बैठो, फेल और पास का रिजल्ट लो। अमिताभ ठाकुर अगर अधिकारी हैं तो इनको परिणाम देना चाहिए, नहीं तो कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये आसाराम बापू हो जाए फिर छोड़ दे नौकरी। आप लोग छोड़ दीजिए राजनीति, आपसे सवाल करना बंद कर देंगे, आप भी प्रोफेशन करिए। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पर्यावरण की रक्षा हो। लेकिन सत्ता पर बैठकर ये इस ढंग का प्रवचन नहीं ना।
मूल बात होनी चाहिए ये क्या स्थिति अच्छी है 43 लोगों को इस आपराधिक कृत्य में ने पाबंद करना पड़ा कलेक्टर को। विजय पाठक जी, क्या यह स्थिति ये नहीं बताती कि बीमारी बहुत गहरे तक पैबस्त हो गई है? अब तक आसिम वकार साहब ने राजमणि यादव को आपके चैनल के माध्यम से सलाम किया और ठीक विकास जी ने कहा कि आपको यह पता तो चल गया कि 12 घंटों में उत्तम प्रदेश हो सकता है। जब आपको पता लग गया तो उसके प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे, जो आपका मूल सवाल है। और अखिलेश जी के जनता दरबार की मेरे साथ साथ आसिम वकार साहब भी प्रशंसा कर रहे थे, पर इन 3 वर्षों में जिस जनता दरबार को जिस जज्बे से लगाया गया था वो बंद हो गया। जब यह महसूस कर रहे हैं चैनलों पर बैठ करके कि जन सुनवाई से समाधान होगा और उत्तम प्रदेश बनेगा, तो राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री जनता की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस जनता दरबार की ये प्रशंसा कर रहे हैं वो जनता दरबार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री नहीं मिल रहे हैं, कहां जाएं लोग? मंगलवार का दिन तय किया गया है और मुझे लगता है कि कई बार आपने रैंडम चेकिंग भी कराई है। मऊ से लेकर कई जिलों के अधिकारियों को सोते हुए दिखाया है। आप दिखा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पर कार्रवाई का अधिकार तो आसिम वकार साहब के पास है। अगर शिवपाल यादव जी के बैठक में गंभीर समस्या कृषि पर लेकर के, कृषि की जो आपदा आई थी उस पर चर्चा हो रही थी और राजस्व के सचिव वो चेस खेल रहे थे, स्वाभाविक रूप से वो सारे चैनलों ने दिखाया। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बात मीठी मीठी करने से नहीं होगा, संदेश तो आप ही देंगे ना। जिस कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर स्ट्राइक पर गए और उनका कहना क्या था कि जो सरकार कानून बनाई है उसका पालन करा दे। उस कानून को ना एसएसपी जानता है ना डीएम जानता है। तो अगर यह चेष्टा करनी पड़ गई तो स्वाभाविक है संदेश तो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार, अमिताभ जी ने ठीक कहा कि आप प्रवचन करके, सत्तारूढ़ दल के लोग ये प्रवचन करके ये बात करके नहीं बढ़ सकते, कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। और जिस तरह से अंतर विरोध है सरकार में, आप देखिए ना, राजधानी लखनऊ में 10 दिन से ऊपर हो गया, कप्तान तैनात नहीं हो रहा है। ठीक है, वकार साहब बहुत अच्छा उदाहरण दिया है पाठक साहब ने कि जो डीएम ने तमाम बड़े साहबों के लिए किया है। अगर हम इसी उदाहरण को लेंगे जनता दरबार के, जब लोग मिलने जाते हैं, मंत्री मिलते नहीं है तो वो भी उग्र हो जाते हैं, कभी कभी नाराजगी जताते हैं। तो नहीं, नाराजगी नहीं, आदम साहब के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने उनको लाठी मारी। वहां पर भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। कानून व्यवस्था तो वहां बिगड़ती है, वहां भी वकार साहब, तो ये अच्छी नजीर हो सकती है सरकार के स्तर। लगा दीजिए मंत्री पर 107-16, बहुत अच्छा उदाहरण होगा ये। नहीं, देखिए विकास भाई जी, पाठक जी से जिस तरह की उम्मीद मुझे है वो उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और विपक्ष का जो काम है वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और वो कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं जनता दरबार के बारे में कि ऑनलाइन जनता दरबार भी चल रहा है और पाठक जी आप मुझसे पर्सनली मिलिएगा, मैं आपको कम से कम 50 ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी। आसिम भाई आपके बकार भाई एक मिनट, जितना आप लोग राजनीति में घूमे होगे ना उतना मैं पत्रकारिता में घूम लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। मुझे ये मत समझाओ कि ऑनलाइन चल रहा उत्तर प्रदेश, आओ मेरे साथ मैं दिखाता हूं, वहां कोई लाइन ही नहीं है। ऑनलाइन छोड़ो, घर में एक बल्ब तो जल नहीं रहा। आइए घिरौर, आइए खिमसेपुर, आइए संकिसा, आइए भरथना, आइए उमरदा, आइए गाजीपुर, चलिए मेरे साथ। कौन सी लाइन है? ट्विटर पर देश चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, फेसबुक चलाएगी मुल्क। मित्र नहीं, अगर यही होता तो तहसीलदार को सब लोग मेल नहीं किए होते इस देश में। तहसील में क्यों गरीब आदमी रोटी और प्याज लेके बैठता है आके सुबह 9 बजे से? मैं अमिताभ ठाकुर जी से पूछूंगा, अमिताभ ठाकुर जी, आज जो उत्तर प्रदेश का आवाम है उसके लिए क्या संभव है कि वो इतना टेक्नो सेवी हो गया कि ऑनलाइन मामला चले अमेरिका की तरह? जी निश्चित रूप से जिनको ज्यादा जरूरत है, जो वास्तव में पीड़ित प्रताड़ित हैं, उनमें तो मेरे ख्याल से 90 से 95% लोग ऑनलाइन नहीं हैं इस समय। नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ऑनलाइन है तो मुझे किसी जनता दरबार में जाने की जरूरत नहीं, मैं तो अपना। अच्छा अमिताभ जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात हो रही है, आसिम वकार साहब कर रहे हैं। अभी युवा संगठनों की बैठक खुद मुख्यमंत्री ने की थी और उनके युवा संगठनों के सारे नेताओं ने कहा कि आप मिलते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, हम कहां जाएं? ये दशा है उनके पार्टी के लोगों की। आपसे जानना चाहता हूं
कि कौन आदमी ऐसा है जिसने आपसे ये बात बताई, उसके नाम का खुलासा कीजिए। नहीं हम आसिम बकार साहब समाचार पत्रों में छपा है और हमारा जो सोर्स है वो मीडिया है। पाठक जी आप भरोसा ना करते हो, हम मीडिया पर भरोसा करते हैं। पाठक जी एक मिनट मैं बता देता हूं आसिम बकार जी को। आसिम बकार जी ने ऑनलाइन की बात की, इसका मतलब ये ऑनलाइन के पक्षधर आदमी, इसीलिए वहीं से उदाहरण दूंगा। ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के बहादुर कार्यकर्ता जो 24/24 फेसबुक पर और ट्विटर पर एक्टिव है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया में सरकार के बड़े चेहरे शामिल होते हैं, जिनके अकाउंट में वो उनके में वो इनको में, इसका मतलब दुतरफा बातचीत लगातार चल रही है, जो घर पर आते हैं घर पर जाते हैं। ठीक, उन लोगों ने अपनी बॉल पर लिखा कि भैया के साथ मीटिंग हुई, हमने ये बातें उठाई, भैया ने कहा अब ये नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि अधिकारी आपकी सुने, नेता आपसे मिले। नहीं अमिताभ जी, आप कह रहे हो किसने कहा? नहीं मैं कल आपके अकाउंट में 100 लोग भेज दूंगा, 100 कि भाई बकार साहब को बताओ आप उस मीटिंग में थे, क्या क्या बोला गया, वो 100 लोग बताएंगे। ऐसी बात ना क्यों, हम लोग कोई फर्जी बात करने बैठे, कितनी अच्छी बात करने बैठे थे, उसको कहां ले जाके हमने खड़ा कर दिया, पार्टियों के छोटे छोटे खानों में बांट दिया। नहीं मैं अमिताभ जी यहाँ पर एक गुजारिश और करना चाह रहा था आपसे कि देखिए, लखनऊ में जिस तरह से आपने कहा, पहले लखनऊ में जनता दरबार लग रहा था, वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है और वैसे ही चलेगा भी आगे तक के। लेकिन होता क्या था कि आदमी गरीब है, वो दूसरे जिले से यहाँ आ रहा है, पैसा खर्च करके आ रहा है, उसको कठिनाइयां हो रही हैं, तो जिले वाइज भी शुरू हो गया है, ऑनलाइन भी शुरू हो गया है, जिले में भैया करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहने का ये मतलब था, मुझे थोड़ा इनलाइटेंड करो, मेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। जिले में कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश के हर जिले से मैं रोज ऑनलाइन जुड़ा रहता हूं, बाकी लोग जुड़े नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, मैं जुड़ा रहता हूं, मेरी ये नौकरी है। कहां पर जनता दरबार हो रहा भाई साहब? किस जिले में? अगर दरबार लग रहा होता और काम हो रहा होता तो राजमणि जी को यह काम करना पड़ता, जो नेहरू के समय से आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी बात नहीं कहो, जो बात पानी के साथ भी गोली हजम नहीं हो, वो काहे को हलक में डालो। वकार साहब, समय की कमी, ब्रेक भी लेना, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने डीएम साहब की जो पहल है उसको बहुत ही उसे सलाम किया है, तो ऐसा मंत्रियों के लिए भी नजीर हो सकता है, अगर सरकार ऐसा करे या डीएम को निर्देश देते तो आप जनता उसे सलाम करेगी, ये तो हो सकता है ना? आपको रास्ता मिल गया, इसका जवाब दे दीजिए, ब्रेक ले लेता हूं। देखिए, सिर्फ मैं ही सलाम नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि लाखों करोड़ों लोग उनके इस तरह के काम को सलाम कर रहे हैं। इस पहल को सरकार के हर आदमी सलाम, हर अच्छा आदमी सलाम करेगा, और आप इसको बिल्कुल इस बात से बेफिक्र तो 12 घंटे में जब उत्तर प्रदेश बन जाएगा, आपको पता है, तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिलवा दीजिए, ऐसा ये तो हो सकता है ना? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं अपने स्तर से बात कर रहा हूं। चलिए, आपकी एक सवाल है, एक अमिताभ ठाकुर जी, एक सवाल अब मैं आपसे, आप चूंकि कानून और उसके जानकार हैं भाई, आप उस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अधिकार कलेक्टर को हासिल हैं, ठीक है ना, मुझे जानकारी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बताएंगे यस नो, क्या वही अगर हम बड़े फलक पर ले जाएं तो क्या जो सरकार का मुखिया है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो जैसे उन्होंने 43 बुक कर दिए, वैसे वो मंत्रियों पर भी वैसी कार्रवाई कर सकते हैं, इसी लॉजिक पर? देखिए सर, जिसको भी मजिस्ट्रेट के अधिकार राज्य सरकार देती है, मजिस्ट्रेट के लिए एक नोटिफिकेशन करना होता है, मजिस्ट्रेटियल पावर देना होता है, जिसे भी मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाते हैं, वो सभी मजिस्ट्रेट के जो राइट्स हैं 107 में 116 में सीआरपीसी के उस चैप्टर में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में डिफाइन किया जाएगा नोटिफिकेशन में, वो कर सकता है, और उसके लिए यह नहीं कि केवल एसडीएम या डीएम हो, जिसको भी अधिकार दिए जाएंगे वो कर सकते हैं इनका उपयोग। चलिए, पूरा जवाब अमिताभ जी नहीं मिला। क्या सरकार के स्तर पर यह मंत्रियों के लिए नहीं किया जा सकता है, सरकार का मुखिया जो डीएम ने किया है? ये सवाल था। नहीं, मैं उसी का जवाब दे, मेरा ये कहना था कि इसको कौन कर सकता है का उत्तर मात्र ये है कि जिसको राज्य सरकार प्राधिकृत करे, किसके खिलाफ हो सकता है, तो किसी के खिलाफ हो सकता है। ठीक, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर ये अधिकृत करने का काम तो 3 मिनट का है, 3 मिनट में टाइप हो जाएगी चिट्ठी। हाँ, ये तो राज्य सरकार के अधिकार में है। मुझे पता है राज्य सरकार में, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा तो कंप्यूटर पर नहीं लगता होगा ना चिट्ठी निकलने में, और कम टाइम लगेगा। हाँ, आजकल तो फास्ट है कंप्यूटर, कौन कौन सब आ गए, पेंट्रियम, क्या क्या सुपर फास्ट, तो 2 मिनट में
ये अधिकार देके सभी को सुधार दें अपन। और जो विकास ने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। अभी तक हमको ये बीमारी पता थी, दवा नहीं मिल रही थी। राजमणि जी ने दवा का आविष्कार कर दिया, सब मान रहे हो ये दवा कारगर होगी, तो आओ पूरे प्रदेश में इस दवा को अप्लाई कर दे, बंटवा दे ये दवा। और जो लोग नहीं पिए, जैसे बच्चों को जबरदस्ती पिलाते हैं, ऐसे उनका हलक खोल के डाल दो अंदर दवा। क्या बुराई है? अभी तक तो ये था कि भाई मर्ज पता है, दवा नहीं पता। नेता भी मुझसे पूछते थे, अधिकारी भी कहते थे अमिताभ जी आप ही कोई रास्ता बताओ। मुझे भी ये कभी नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तर्क मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया कि 107-16 भी हो सकता है। अच्छी बात, उन्होंने रास्ता दिखा दिया ना। जब बैकुंठ जाने का रास्ता पता लग गया, जन्नत जाने का, बकार साहब सीढ़ी भी है, जन्नत का रास्ता भी पता लग गया, तो चढ़ जाओ भैया, क्या समस्या है? ब्रेक के बाद आएंगे तो यही पूछेंगे अब सीढ़ी चढ़ने में डर क्यों। लौट रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए। इस बीच हमारे साथ शिखा सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, जो हाईकोर्ट की एडवोकेट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शिखा जी, कौशाम्बी के डीएम ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। 107-16 में उन्होंने 43 बड़े अफसरों को नाप दिया है, पाबंद कर दिया है, जिनमें एसपी भी शामिल है, एडीएम भी शामिल है, और ये कहा कि उनसे शांति व्यवस्था का खतरा है और वो नाकाम रहे हैं, लापरवाही बरती है। पहले उन्हें नोटिस भेजा था। ये नजीर पूरे प्रदेश में बन सकती है अगर इस तरह का बोल्ड स्टेप लिया जाए हर जिले में? देखिए, जहां तक 107-16 का क्वेश्चन है तो सीआरपीसी में इट इज प्रोवाइडेड, दैट इज करेक्ट, ये शांति भंग के लिए है, अराजकता के लिए है, लेकिन ये डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कर सकते थे। इनके पास जो मेन, इनके पास लीगल जो था, इनके पास रिकॉर्ड्स वो ये था कि ये इंक्वायरी करते, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी करते, उस पर रिपोर्ट आती, उस पर जो है वो ऑफिशियल एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते। लेकिन 107-16 तो मेरी नॉलेज में ऐसा लग रहा है कि हैज एक्सीडेड हिज ज्यूरिसडिक्शन, और इन्होंने अपना क्षेत्राधिकार के बाहर काम किया है और 107-16 लगा दिया है। इस तरह से किसी को सबक दे के और लॉ को एक्सीड करके उसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने जिस तरह से किया है, वो मुझे लग रहा है कि ये जी कुछ ठीक नहीं है। अमिताभ ठाकुर जी, शिखा सिन्हा कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। देखा जाए सर, मैं चूंकि शिखा जी अधिवक्ता हैं, इसीलिए मैं इस तथ्य को सम्मान में लेते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने भी वही बात कही। इनका ये बात कहना है कि आम तौर पे नहीं, अमिताभ जी एक मिनट, दो बातें अलहदा है, नहीं करना चाहिए था, ये अलग सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट पर मैं चर्चा कर रहा हूं, वो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया। मैं सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहा हूं, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी सीमा को लांघा है? क्या वो इंपावर्ड नहीं है ऐसा करने के लिए? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। उत्तर है हाँ, वह एम्पावर्ड है। मैं वही कहना चाह रहा सर, मैं थोड़ा लंबा हो गया था, आई एम सॉरी। उत्तर है हाँ, वो कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के रूप में। इसमें सब्जेक्टिव उनका जो सेटिस्फैक्शन होना आवश्यक है, उनको सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन अगर है इस बात का कि इस प्रक्रिया में शांति भंग की आशंका हो सकती है, तो ज्यूरिसडिक्शन वाइज उनको ये अधिकार है, सीआरपीसी उनको अधिकार देता है। कारण अमिताभ भाई, वो हम लोग बहस के शुरुआत में ये बात को बता चुके हैं कि उन्होंने क्या तर्क गिनाए। वो तर्क इस पैनल को भी कन्विंस करते हैं। कलेक्टर के तौर पर राजमणि यादव भी उनसे संतुष्ट हुए कि अगर हजारों हजार लोग रोज जा रहे हैं, दफ्तरों में आदमी मिल नहीं रहा है, जनता दुदकारी जा रही है, जनता आक्रोश में आएगी, उग्र होगी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये उसने जस्टिफिकेशन दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इसमें क्या आपत्ति? और जांच और कमेटी और नोटिस, ये तो 68 साल से हम देख रहे हैं कितनी ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिव हो गई इन जांच और कमेटियों से। और वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 बार पत्र भी भेजा, सुधर जाइए। ये लास्ट स्टेप था। जब आप सुधरने को तैयार नहीं हुए तो नजीर सेट करनी पड़े। और शिखा सिन्हा जी, आपको एक और फैक्ट बता देता हूं। आप इसे थोड़ा कह रहे हैं कि क्षेत्र से बाहर जाकर के ये किया है। 3 बार नोटिस भेजने के बाद वो सुधरे नहीं, 3 बार नोटिस भेजने के बाद सुधरे नहीं, और जब पाबंद कर दिया तो उन सभी अधिकारियों ने कहा कि 16 मई तक मैं सुधार कर लूंगा। ये तो अच्छा हुआ ना फिर? तो इसमें आपको कौन सा स्टेप खराब लग रहा है? वो सब कह रहे मैं सुधर जाऊंगा, आप सुधर जाऊंगा, 16 तारीख तक लिखित जवाब दिया है, अभी तक नहीं दे रहे थे नोटिस का जवाब।
सही से जो लीगल एक्शन था वो इनके ऊपर सस्पेंशन भी था, रिमूवल भी था, बहुत से इनके पास लीगल एक्शन थे, लेकिन ये कि 107(16) को यहाँ पे अप्लाई करें, वो शांति व्यवस्था किस तरह भंग हो रही थी, ये तो एक इनडायरेक्ट इन्होंने इंक्वायरी करके रीजन रिकॉर्ड किया है। ये रीजन जो रिकॉर्ड किया है वो एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंस से बताते जा रहे कि ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, तो जनता आक्रोश में आ जाती। उन्होंने बताया ये रीजन इट इज नॉट सफिशिएंट रीजन as per my knowledge. This is not sufficient reason for applying this 107(16). 107(16) को लगाने के लिए आपकी दृष्टि से आप पर्याप्त कारण नहीं थे, ठीक? पर्याप्त कारण नहीं। जी 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 ठीक है। मैंने पूरे अपने पत्रकारिता के जीवन में जब भी इस ढंग की उसका प्रयोग देखा है जिलों में, हमेशा जो सक्षम अधिकारी है, जिसको कानून एम्पावर्ड करता है, इस धारा के उपयोग के लिए अधिकृत करता है, उस आदमी की समझ पर ही ये धारा लगती है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, मुझे लगता है कल विजय पाठक जी एक जुलूस निकालेंगे, उससे तनाव हो जाएगा, ठीक है ना? ये मैं ना फैसला करूंगा कि इसका सर्वे कराऊंगा एजी नेल्सन से। नहीं, देखिए अमिताभ ठाकुर, एक मिनट, अमिताभ ठाकुर जी, आखिर कोई अधिकारी तो निर्णय करता है ना? शांति भंग की आशंका को कोई अधिकारी तो कंसीव करता है ना? आशंका का स्थूल प्रमाण तो कभी नहीं हो सकता, नहीं तो आशंका नहीं रहेगी, फिर वो फैक्चुअल बात हो जाएगी। अगर आशंका के तौर पर कानून इस्तेमाल होगा तो आशंका तो कोई कंसीव करेगा ना अधिकारी। देखिए सर, मैं पुनः कहूंगा, मैं शिखा जी से इस जगह मैं असहमत हूं। मुझे 100% में इस बात का फेथ है कि जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की बात, उन्हें एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में यदि लगता है, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में लगता है कि शांति भंग हो सकता है, उन्होंने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, तो मेरी दृष्टि में वो अपने अधिकारों के परे नहीं गए हैं। उनके पास तमाम अन्य विकल्प थे, उसको नहीं अपनाया, इसको अपनाया, इससे अपने आप अवैधानिक नहीं हो जाता है। बिल्कुल। आसिफ बकार जी, 3 बार नोटिस भेजा, वो है ना कि जलद न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। 3 बार चिट्ठी भेजी, 2 बार बैठकें की, अधिकारियों को कहा भैया पुतुआ मान जाओ, राजा बेटा मान जाओ, कभी काम भी कर लिया करो। बोले ना जी, काम नहीं करेंगे, तबीयत नहीं लगती काम में। जनता कलेक्टर के यहां आके रोना चिल्लाना कर रही है। कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं अमिताभ, हमारे टैक्स का पैसे से तनख्वाह मिल रही है जी। ये कोई मेहमान है क्या? उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी है तो कर्मचारी को परिणाम तो देना होगा ना जी। देखिए, मैं अपनी बात रखूं? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से यहां पर हम लोग बहस में आए हैं, एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जिलाधिकारी जी को सरकार ने जिस काम को करने के लिए अपॉइंट किया है, वो काम वो कर रहे हैं, और जिसके लिए वो काम करने के लिए कहा गया है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। यानी सरकार ने अपॉइंट किया है अवाम के कामों को हल करने के लिए, वो दोनों ही तरीके से बेहतर काम कर रहे थे। मैं एक बात खाली कहना चाह रहा था कि मुझे ना तो मैं कानून का तालिब रहा हूं, ना मुझे कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। शिखा जी मुझसे बहुत बेहतर जानकारी रखती हैं, किसने क्या लगाया, किस पे क्या होना चाहिए, मैं इस बारे में बिल्कुल जीरो हूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि बीमारी में जो दवा सबसे ज्यादा फायदा करती है, वो दवा सबसे ज्यादा बेहतर होती है। अब उस दवा में क्या मिला है वो डॉक्टर को लिखना चाहिए थी, नहीं लिखना चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं पता। इतनी बेहतर दवा है, सब कुछ पता है, बटवा दीजिए उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार है, इतनी बेहतर दवा बटवा दीजिए, इतना आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर दवा। योजना भी चल रही है आजकल तो सारे राज्यों में, अपने यहाँ भी चल रही होगी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण प्रोग्राम, उसमें ये दवा बंटवा दो। देखिए अमिताभ जी, सरकार की छवि अगर अच्छी है, देखिए हम 5 साल के लिए सरकार में आए थे, हमें 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में जाना है, और फिर वही प्रक्रिया अपनाकर, चुनाव की प्रक्रिया अपनाने के बाद हमको दोबारा से सरकार में आना है। तो अगर हमारी अच्छी छवि होगी, हमारे अधिकारी अच्छे होंगे, हमारे कार्य करने का तरीका तो अच्छा यही होगा, बात तो राजमणि जी कह रहे हैं कि शासन की छवि भी खराब कर रहे थे ये अधिकारी सरकार की, यही बात तो कलेक्टर कह रहा है। जी जी जी
अरे तो बंटवा दीजिए दवा। तब ये दवा बंटवाने में क्या है भाई? अपन डिवॉर्मिंग की, पेट के कीड़े मारने की दवा बच्चों के स्कूल बंटवाते हैं, आयरन की गोली बंटवाते हैं आशा बहनों के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा, तो ये गोली क्यों नहीं बंटवा देते? वकार भाई छोड़ो, जिद बंटवा दो। नहीं, हर मर्ज की दवा एक ही नहीं होती है। कौशाम्बी में बढ़ गई, अरे फरुखाबाद में काम नहीं करेगी। नो, अगर कौशाम्बी के असीम बकार जी, अगर कौशाम्बी के बच्चे के पेट के कीड़े एक्स गोली खा के मर गए तो फरुखाबाद के बच्चे का पेट भी ठीक हो जाएगा उससे, और आजमगढ़ के बच्चे का भी पेट ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत तो करो गोली बांटने की। देखिए, आजमगढ़ का नाम आते ही आप पेट दर्द की बात क्यों करते हैं? नेताजी जा रहे थे तो मुख्यमंत्री के पेट दर्द हो गया था। आप नहीं, मर्ज एक ही है बकार साहब, मर्ज एक ही है ना, इसमें तो अंतर नहीं है ना। और दवा भी आप कह रहे हैं कि यही है। विजय भाई बहुत अलग विषय है। एक बात बोलूंगा तो शायद कुर्सी हिलने लगेगी। भूकंप का मौसम है, कुर्सी मत हिलाइए, वैसे भी जनता परेशान है, आप कुर्सी मत हिलाइए। वकार साहब तथ्य रखिए, और जो बात आप कह रहे हैं मुझे कोई अचरज नहीं है, क्योंकि आप एक ही घटना पर सहारनपुर में आप एसएसपी को हटाते हैं और लखनऊ के एसएसपी पर आप मौन रहते हैं। जिस तरह का आपका कनेक्शन है, यही जो विभेदकारी नीति है कि कौशाम्बी में दवा बढ़ गई बाकी जगह नहीं बढ़नी चाहिए, ये जो समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है उसका दंश राज्य की आम जनता भुगत रही है। फैसले लेने में यह विभेद क्यों? अगर सहारनपुर में लूट की घटना होती है तो एसएसपी हटाया जाता है, और लखनऊ में वही घटना होती है। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद एसएसपी नहीं हटाए गए। अब जब हटाए गए तो 10 दिन से सैफई परिवार के झंझट के कारण 10 दिन से लखनऊ में कप्तान की तैनाती नहीं हो पा रही है। मुझे इस बात का दर्द है, मुझे कोई दिक्कत नहीं तक है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के और राजनाथ जी के परिवार से ज्यादा जानकारियां तो आपको हम लोग के बारे में है साहब। नहीं, ये अच्छी बात है, सूचना का युग है, और हम चाहते हैं कि राज्य की जनता का भला हो। आपके जो कारण जब जो कठिनाई होती है उसमें हम विपक्ष नाते आपको बताते भी हैं, कोशिश करते हैं कि ठीक हो, क्योंकि अंतोगत तो आपको भाई आप भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी के बारे में इनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो इनको भी हक है जानकारी रखने का। ये तो सूचना का युग है मित्र। अमिताभ जी एक जानकारी दे दूं इसी बात पर, जब बात निकली आई तो जानकारी ले लीजिए। कुर्सी मत हिलाइएगा। कि जनता से नहीं, कुर्सी नहीं हिलाऊंगा, जनता से झूठ बोल बोल के सरकार बना ली। एक मिनट वकार साहब, बेहतर उदाहरण दे देता हूँ, मेरी बात सुनिए वकार साहब, 1 मिनट। 3 मई 2014 समय नहीं है वकार साहब, नहीं उस पर समय नहीं है, समय नहीं है, नहीं समय नहीं है वकार साहब, समय नहीं है, नहीं कि सरकार बनने के नहीं समय नहीं है, आप बोलते जाएंगे, मतलब कोई नहीं है। आसिफ वकार साहब, एक मिनट, मैं तो एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा। गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र यादव, ऑपरेशन स्माइल चलाया, विदेश से भी छात्र उनकी क्लास लेने आ रहे हैं, कई राज्यों ने अपनाया ऑपरेशन स्माइल, बड़ी सक्सेस मिली, सफलता मिली। केंद्र गृह मंत्रालय में बुलाकर उनको सम्मानित किया, वही सराहना हुई। ऐसा ही उदाहरण राजमणि का है, ऐसा ही है। तो आप अपने प्रदेश में कीजिए, पूरे 75 जिलों में दूसरे प्रदेश के लोग उस रास्ते पर चलेंगे। इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल दें वकार साहब? राजमणि जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए ना जी, क्या दिक्कत है? जिस तरह से नहीं, देखिए जिस तरह से राजमणि जी ने काम किया, जिस तरह से उन्होंने जनता के हित में काम किया, मैं समझता हूं आपके चैनल पे डिबेट आप ऐसे ही लेके नहीं आए हैं। भाई राजमणि जी बलिया में नहीं कर सकते ना, उसके लिए फिर लखनऊ को दखल देनी पड़ेगी। यही तो इतनी देर से हम लोग कह रहे हैं, ये गोली सब जगह बटवाइए। आप कह रहे हो सब जगह नहीं बटवाएं, कौशाम्बी में अच्छी बात है, बाकी नहीं बटवाएं। मैंने ये बात नहीं कही अमिताभ भाई कि मैं बटवाऊंगा नहीं, बटवाऊंगा मैं न तो बटवाने की हैसियत रखता हूँ, मेरा मतलब देखिए आपके चैनल के माध्यम से तो आप 12 घंटे की डेडलाइन भी तो बता रहे हैं ना, इसकी तो हैसियत रखते हैं ना आप, इसकी तो हैसियत रखते हैं। 12 घंटे की डेडलाइन हूं, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने अपनी बात रखी, आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी बात थी, जो भी बात थी, उसका संज्ञान गवर्नमेंट ने लिया हमारी, और हमारी गवर्नमेंट हर बात का संज्ञान लेती है। अमिताभ ठाकुर जी जो गोली दीजिए, ठीक है क्या होता है, अच्छी बात है, उम्मीद पर दुनिया काम है भाई। अमिताभ ठाकुर जी, जो गोली कौशाम्बी में रिजल्ट दे गई, सारे अधिकारियों ने कहा कि माई बाप आपकी क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे हैं, अब सुधर जाएंगे। 16 मई के बाद से 9 बजे नहा धो दफ्तर मिलेंगे और खाने का डब्बा साथ लाएंगे, है ना। जब जो जितने लोग सालों से बिल्कुल अलमस्ती के आलम में छाए हुए थे, वो सब सुधरने के संकेत दे दिए लिखित तौर पर, माफीनामा के साथ।
तो ये गोली प्रमाणित हो गई कि ये शरीर पर काम कर रही है। ये जो क्रॉनिक डिजीज है इसको सुधारने के लिए इफेक्टिव दवा मिल गई, तब इसको 74 जिलों में और क्यों नहीं लागू कर दें? ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। जैसा आपने ऑपरेशन स्माइल वाली बात कही, मुझे लगता है निश्चित रूप से वकार साहब इस बात से असहमत नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। इस चीज को इन लोगों को अपनी जगह रखना चाहिए और पूरे प्रदेश के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि एक जॉल्ट देने की, एक झटका देने की निश्चित रूप से आवश्यकता महसूस होती है। बिल्कुल। छोटा सा जवाब शिखा जी, ये दवा जरूरी है? देखिए, दवा जरूरी, लेकिन हर मर्ज की एक ही दवा नहीं होती है। अगर दूसरी एक ही मर्ज की एक ही दवा तो होती है ना, एक ही मर्ज की एक ही दवा होती है ना। करेक्ट, लेकिन ये जो तो दवा मर्ज है ना, जो 75 जिलों में है, एक ही मर्ज है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर दी है। तो इनका आपकी बात को काट रहे हैं अमिताभ ठाकुर जी। वो इन्होंने अपना जो सीआरपीसी था उसकी धारा में जिस तरह के ग्राउंड दिए हैं, ये डीएम का अधिकार है, वो कौन सी दवा इस्तेमाल करता है? डीएम का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे कौन सी दवा, ये दवा ही नहीं इस मर्ज की है, इस मर्ज की दूसरी दवाएं उनको तो उसका असर कैसे हो गया ये बता दीजिए। समय की कमी है। असर हो जाना एक अलग बात है, लेकिन वेदर ही असर हो गया है, क्या इन्होंने सही काम किया है कि नहीं। चलिए वो लीगल वेदर इट इज ये न्याय के उसमें है परव्यू में कि नहीं, देखना तो ये है। चलिए असर तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन समय की कमी है शिखा जी, समय की कमी, आपकी बात आगे अमिताभ जी संपादक। कॉमन आदमी जितना समझता है उतना ही मैं समझता हूं। मैं भी कोई कानून का विद्यार्थी नहीं रहा। जिला मजिस्ट्रेट यानी उसके पास हमने न्यायिक शक्तियां दी, इसीलिए मजिस्ट्रेट लगाया। उसको इस बात का अधिकार है, और कितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो कानून हैं उनमें एक आदमी अधिकारी का परसेप्शन बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है, बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है। जजेज भी जब निर्णय देते हैं, शिबू सोरेन को जब सजा हुई उनके पीए के हत्या के मामले में, तो सबूत नहीं मिले, क्योंकि बहुत समय बाद वो लाश खोद खाद के उसकी ओपड़ी खोपड़ी शिवनाथ झा की मिली थी, उससे ईएनए डीएनए हुआ, मार बवाल देश दुनिया में मचा रहा। तो जजेस ने कहा कि नहीं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य मुझे इस बात के लिए संतुष्ट करते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। आदमी जहां होगा वहां उसकी समझ का इस्तेमाल वो करेगा, और कानून ने उसको अधिकार दिया। एक शिखा सिन्हा जी जो बातें कह रही हैं, वो बातें 68 साल में 68,000 बार अप्लाई कर दी गई। नोटिस भेजो, सस्पेंड कर दो। सस्पेंशन में आदमी सरसों का तेल लगा के मालिश कराता है, छत पे धूप में सोता है, और तनख्वाह उसकी जुड़ती रहती है। बाद में सिपाही या तो असीम वकार से सिफारिश लगवा लेगा, ये रुपया पैसा दे देगा, ये अदालत चला जाएगा और वापस आ जाएगा, फिर मस्त घूमेगा। नहीं, अगर हमको पता है कि स्टेरॉइड देना, इस मुर्दे को खड़ा करने के लिए स्टेरॉइड दे ही देना होगा, तो स्टेरॉइड देने को गुनाह हो गया क्या? डॉक्टर्स देते हैं जब बॉडी में पैरालिसिस हो जाए, पूरा न्यूरो सिस्टम डिफंक्ट हो जाए, तो स्टेरॉइड देते हैं। खेल की प्रतियोगिता में स्टेरॉइड लेना अपराध है, लेकिन न्यूरो के मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, लीगली परमिसिबल है वो। ये ब्यूरोक्रेसी को सुधारने के लिए स्टेरॉइड है। दूसरा, एक गांव के आदमी का उदाहरण भी दे दूं। स्टेरॉइड तो चलो समझ में शायद हमारे दर्शकों को सबको ना भी आ पाए, उसका भी उदाहरण दे दूं। अमिताभ ठाकुर जी, जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है ना, है, तो क्या कहते हैं, अब भैया धक्का लगाओ गाड़ी में 10-20 लोग मिलके ढलान पे लेके, ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। नॉर्मल कोर्स तो ये कहता है चाबी घुमाते रहो, रात भर चाबी घुमाते रहो, बैटरी खत्म है, वो रात भर स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तो धक्का देना होगा ना। धक्का भी उसमें शामिल है प्रक्रिया में गाड़ी को स्टार्ट करने की, वो कोई अजूबा नहीं है। बाकी लोगों को समझ नहीं आया, ये आइडिया कभी नहीं सूझा, इसलिए उनको अधिकार नहीं, राजमणि जी को या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ये बात ठीक नहीं। और शिखा सिन्हा जी ने जो बात कही, ठीक है, अदालतों में मामला जाता ना, जब ये लोग जेल जाते या जमानत का पैसा दाखिल करते जाके 1-1 लाख रुपए, तो न्यायपालिका निर्णय देती कि जिलाधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे जैसे अनपढ़ आदमी के लिए इतना बहुत है, अगर ये 43 लोग जो काम चोरी का प्रतिमान कायम कर दिए थे, काम चोरी की एवरेस्ट विजय की पताका जो अपने हाथों में लिए हुए थे, अगर ये सुधर गए, सुधर जाए,
इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जिन अधिकारियों को सरकारें, मंत्री, नेता, पत्रकार सब मिलकर नहीं सुधार पाए, अगर वो सुधर गए तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है इस मुल्क के लिए, इस प्रदेश के लिए। ये शासन, ये अदालतें, ये अधिकारी किसके लिए हैं? किसके लिए है? गरीब आदमी लगान देता है, अमिताभ अग्निहोत्री टैक्स देता है, उसके पैसे से रोटी खाते हैं सारे लोग। इसलिए वो केवल और केवल जनता के प्रति जवाबदार होने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? गरीब से गरीब आदमी भी शासन को चवन्नी ही कहो, लेकिन कंट्रीब्यूशन देता है ना, तो उसको अधिकार है, उसका काम होना चाहिए। सिटीजन चार्टर बना के कलेक्टर के दफ्तर में टांगने की चीज है क्या? यह लागू कराने की चीज है? मैं हैरान हूं कि इस पहल की भी आलोचना हो सकती है। नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऐसे निर्णय देखे जहां हमारे काबिल जजेस ने यह कहा कि नहीं, उस वक्त की परिस्थिति में यही निर्णय ठीक था। मूल लक्ष्य क्या है? जनता को राहत मिलनी चाहिए। इसी के लिए संविधान है, इसी के लिए अदालतें हैं, इसी के लिए कार्यपालिका है, इसी के लिए विधायिका है, इसी के लिए पत्रकारिता है। और अगर वो राहत मिल जाए तो इससे ज्यादा स्वागत योग्य कोई और बात हो सकती है क्या? इस पहल का स्वागत होना चाहिए। मैं असीम वकार जी से कहूंगा, इस बात की पैरवी की जानी चाहिए कि यह प्रयोग पूरे प्रदेश में लागू हो। विजय बहादुर पाठक जी से कहूंगा, आप जिस पार्टी से हैं वो पार्टी देश में शासन कर रही है मित्र। राजमणि यादव का प्रयोग केवल उत्तर प्रदेश की नगरपालिका की सीमा तक ही नहीं रहे, भौगोलिक सीमा तक, ये कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? सारी समस्याओं की जड़ में तो यही बात है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिस्टम डिफंक्ट है। और अगर किसी ने कोई अच्छी तकनीक इजाद की है, उस तकनीक को सब अपनाइए। अगर हम सब लोग वास्तव में जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, अगर हकीकत में हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं, तो यह प्रयोग पूरे देश में होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए। और जैसा मैं पहले असीम वकार जी से कह रहा था मजाक में, जन्नत का रास्ता भी पता लग गया, राजमणि जी ने सीढ़ी भी थमा दी। चढ़ जाइए और बाकी सबको चढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम वकार साहब आपका, अमिताभ ठाकुर जी आपका, शिखा सिन्हा जी आपका भी, विजय बहादुर पाठक साहब आपका, अमिताभ जी आपका। इसी के साथ ही इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।